नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। भोपाल में 3 छात्राओं से बलात्कार के मामले पर मंत्री विश्वास सारंग ने इसे संगठित और गंभीर अपराध बताया और कहा कि सख्त कार्रवाई की बात भी कही। उन्होंने बताया कि जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है और पीड़ितों की पहचान गुप्त रखी गई है। दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी और लव जिहाद जैसे मामलों को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये बहुत संगीन और गंभीर मामला सामने आया है जिस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। जो दोषी है उनको पकड़ा गया, पर ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड है और इसकी कड़ी और लंबी जाएंगी, इसलिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। जो दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लव जिहाद जैसा मामला मध्य प्रदेश में कहीं सहन नहीं किया जाएगा। हम इसके लिए कमिटेड है और इसीलिए हमने कानून बनाया। धर्म स्वातंत्र अधिनियम के तहत भी इस मामले में अपराध पंजीकृत किया गया है। जो दोषी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। जो बेटियां हैं उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से छुपाकर इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तर पर हो रही है। एसआईटी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर का कितना भी बड़ा होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मामले में जो इन्वॉल्व हैं उनको ऐसी सजा मिलेगी कि वो आगे ऐसी हिम्मत या हिमाकत नहीं कर पाए। बहला फुसलाकर लव जिहाद ये मध्य प्रदेश में सहन नहीं होगा। सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होगा। एक अन्य बयान में मंत्री ने आदमपुर छावनी और बीएचईएल में आगजनी की घटनाओं को संबोधित किया। उन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की प्रशंसा की और इसे ईश्वर की कृपा बताया कि आग प्लांट से आगे नहीं फैली, जिससे पूरे भोपाल को खतरा हो सकता था। उन्होंने भेल प्रशासन को अप्रयुक्त भूमि को सुरक्षित करने, अग्नि सुरक्षा प्रणालियों में सुधार करने और नगर निगम को ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए सतर्क और सक्रिय रहने के निर्देश दिए। देखिए, मैं कल बीएचईएल में जो आग लगी थी मैं स्वयं स्थल पर पहुंचा था और मैंने एक बीएचईएल के प्रशासन को भी कहा था कि यदि वो जमीन जो अनुपयोगी है वो उपयोग में नहीं ले रहा है उसकी वो सुव्यवस्था करें, उसके वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। निश्चित रूप से कल भगवान की कृपा रही कि वो आग उस परिसर के बाहर नहीं गई। यदि वो बाहर निकलती तो शायद भोपाल शहर को एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। और उसके साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नगर निगम को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आदमपुर खंती में आग लगी, क्यों लगी, कौन दोषी है, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो और यदि दुर्भाग्य से घटना होती है तो तुरंत उन पर काबू पाया जाए। हमने ये भी कहा है कि फायर फाइटिंग सिस्टम बहुत मजबूत होने चाहिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए और इसको पूरा रिव्यू करना, ये भी मैंने कमिश्नर से बोला। नरेला विधानसभा में ट्रैफिक कम करने के लिए सुभाष नगर फ्लाईओवर पर 242 मीटर लंबी तीसरी लेन बनाई जा रही है, जिसकी लागत 22.5 करोड़ रुपए है। यह एक इंजीनियरिंग उपलब्धि होगी और क्षेत्र में बन रहे 10 फ्लाईओवर्स का हिस्सा है, जिससे लाखों यात्रियों को लाभ होगा। नरेला विधानसभा में यातायात की सुगमता के लिए हमने फ्लाईओवर की एक सीरीज बनाई है। लगभग 10 फ्लाईओवर हम बना रहे हैं। सुभाष नगर का ये फ्लाईओवर हमने लगभग 2-2.5 साल पहले बनवाया था। लाखों नागरिकों को इसका बहुत लाभ मिला है, परंतु एमपी नगर मैदा मिल से आने वाले यात्री
जिनको कि बीएचईएल की तरफ जाना है, हमें ऐसा लगा कि उनके लिए भी एक इसमें एक्सटेंशन होना चाहिए। और सिविल इंजीनियरिंग का एक नायाब हमने यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए एक डिजाइन बनाई है, जो कि इस फ्लाईओवर का थर्ड लेग होगा। बहुत ही सुंदर डिजाइन है, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर के बाद कर्व लेते हुए उसको ओवरलैप करते हुए निकलेगी। तो मैदा मिल, एमपी नगर, अरेरा कॉलोनी, नए भोपाल से आने वाला व्यक्ति यदि स्टेशन जाना चाहता है तो वो सीधे फ्लाईओवर से निकल जाएगा, और यदि किसी व्यक्ति को बीएचईएल की तरफ जाना है तो वो भी इस फ्लाईओवर के थर्ड लेग को उपयोग करते हुए कर्व लेते हुए और बीएचईएल की तरफ निकल जाएगा। यदि कोई बीएचईएल की तरफ से व्यक्ति आ रहा है और उसको स्टेशन जाना है तो वो भी इस थर्ड लेग का उपयोग करते हुए, सर्विस लेन का उपयोग करते हुए स्टेशन की तरफ चला जाएगा। लगभग 242 मीटर के स्पान का ये हम थर्ड लेग इसका एक्सटेंशन कर रहे हैं। लगभग 22-22.5 करोड़ रुपए इसकी लागत है। टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर हो गया है। आज हमने सभी अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, ये मेरा आइडिया था, ये मूर्त रूप ले रहा है और ये एक अपने आप में बहुत खूबसूरत ये फ्लाईओवर बनेगा, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। जल्द से जल्द हम इसका काम शुरू करने वाले हैं। इसके बाद भोपाल के यातायात को, खासकर स्टेशन में जाने वाले लोगों को, बीएचईएल या नए भोपाल, अरेरा कॉलोनी और एमपी नगर जाने वाले रहवासियों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। लखनऊ आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए टेस्ट प्रक्रिया लगातार जारी है। चाहे आम नागरिक हो, विशिष्ट व्यक्ति या दिव्यांग, सभी को कार्यालय परिसर में बने टेस्ट ट्रैक पर 2 या 4 पहिया वाहन चलाकर टेस्ट पास करना अनिवार्य है। जो लोग टेस्ट पास नहीं कर पाते उनकी अपनी अपनी वजहें होती हैं। और इसी दौरान हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में एक बैंककर्मी विनायक सदानंद यादव ने अपने टेस्ट अनुभव को साझा किया। सदानंद यादव। विनायक सदानंद यादव जी, आप आज यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी सर। किस लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं? सर लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। आप दिव्यांग हैं, क्या हाँ। गाड़ी चला सकते हैं? जी बिल्कुल चला सकता हूँ। क्या दिव्यांग एक अभिशाप है वाकई में? नहीं सर, दिव्यांग एक जैसे अनेक अंग आती हैं, उसी को दिव्यांग नाम दिया गया है। मैं समझता हूँ कि दिव्यांग सब कुछ कर सकता है, बस उनको हौसले की ज़रूरत होती है। हमने सुना है कि आप लोगों को जो है मोटिवेट भी करते हैं। किस तरह से मोटिवेट करते हैं अपने जैसे लोगों के लिए? जैसे हम लोगों को कहीं भी जाना हो, वहाँ पे सुविधा दिया जाता है, मतलब व्हील चेयर वाली सुविधा, ये सब सुविधा हर जगह सुविधा दी गई है। नहीं, आप अपने जैसे लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं? हमें जानकारी मिली है कि आप अपने लोग जैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो हाँ। निराश ना हो, हाँ, वो भी आम इंसान की तरह रहें। जैसे कैसे मोटिवेट करते हैं? मेरा एक मतलब चैनल भी है यूट्यूब पे, होप फॉर दिव्यांगजन नाम से है। उस पे मैं दिव्यांग लोगों को जानकारी देता हूँ कि कैसे सर्टिफिकेट बनाएं, कैसे मतलब हर जगह हम लोग को अलग अलग सर्टिफिकेट होता है, और दिव्यांग सर्टिफिकेट और कंसेशन सर्टिफिकेट, ये सब कैसे बनवाया जाए, इसकी जानकारी मैं अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से देता हूँ। कहाँ वर्किंग है आपकी? मैं यहाँ आर्यव्रत बैंक में हूँ, क्या है? पीओ हूँ। लाइसेंस बनने की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए हॉर्नबिल टीवी ने लखनऊ आरटीओ कार्यालय के आरआई प्रशांत कुमार से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। लखनऊ आरटीओ का माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। जिस तरह से लोगों में एक शंका रहती थी कि आरटीओ में जाएंगे काम नहीं होंगे और किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी, हालांकि वो शंका बेकार थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपने देखा किस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है और बाकायदा ट्रेनिंग होने के बावजूद भी अगर कोई कैंडिडेट है ट्रेनिंग में, अगर वो फिट पाया जाता है, अगर वो ट्रेनिंग में यानी गाड़ी अगर वो सही चला पाता है, तभी उसको जो है फिटनेस का प्रमाण पत्र दिया जाता है, यानी तभी उसका लाइसेंस बना। अगर वो जरा सा भी कहीं उसको गलती करता है, यानी यहाँ पे जो रैंप बने हुए हैं, अभी आपने देखा किस तरह से रैंप से गुजर के जाना पड़ता है, वो ट्रेनिंग का एक पार्ट है। अगर उसमें कहीं मिस कर गए तो आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। हमारे साथ मौजूद है आरआई प्रशांत कुमार जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, अभी मैं देख रहा था कि लोग जो रैंप बने हुए उसमें जो है गाड़ियाँ चला रहे थे,
हैं, ट्रेनिंग का एक पार्ट है। आमतौर पे ये नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। लोग कहते थे यहाँ लेकर बहुत तमाम हम लोग टेस्ट लेते हैं। अभी आपने देखा होगा मोटरसाइकिल का भी हमने टेस्ट लिया इधर इस ट्रैक पर, कार का उधर लिया, अभी एक दिव्यांगजन आए हुए थे उनका भी टेस्ट लिया। तो टेस्ट पे ही लाइसेंस हम लोग जारी करते हैं हमेशा। नहीं, वो हमेशा रहा है, लेकिन अभी जिस तरह से दिव्यांगजन, अभी मैंने एक देखा, एक उनसे बात कर रहा था, दिव्यांग थे, वो भी कर रहे थे, लेकिन बहुत ये कहा जाता है कि नहीं जाएंगे हो जाएगा, लेकिन सबको अनिवार्य है, चाहे दिव्यांग हो या अन्य। बिल्कुल अनिवार्य है, टेस्ट तो अनिवार्य है। जब जैसे किसी कोई एग्ज़ाम देते हैं उसमें टेस्ट होता है, तो टेस्ट तो होगा ही इसमें भी। अच्छा, लोग जिस तरह से कहते थे कि नहीं बिना टेस्ट के हो जाते, वो फर्जी र्यूमर था। अच्छा, अभी आपके सामने देखिए जितने आए सबको ने टेस्ट दिया, टेस्ट देते ही सब। इसके बाद क्या प्रक्रिया है? जैसे ये अभी यहाँ पे टेस्ट हुआ, उसके बाद कैसे है? उसके बाद जैसे हमारा सबसे पहले स्कूटनी होगी, बायोमेट्रिक होगी, फिर हमारा ड्राइविंग टेस्ट होगा। उसके बाद जो फेल पास हमें फीड करना होगा, जैसे पास हो गया है तो हम यहाँ से अप्रूव कर देंगे लाइसेंस। वो मुख्यालय से प्रिंट होकर विदिन 7 वर्किंग डेज उनके घर पहुँच जाएगा। अच्छा, जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो होता है, दोनों के लिए भी ये ट्रेनिंग अनिवार्य कंपलसरी है? दोनों लोग। अच्छा, देखिए 2 व्हीलर का ट्रैक अलग बना हुआ है, 4 व्हीलर का इससे अलग बना हुआ है। क्या आप प्रशांत कुमार जी हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ ट्रेनिंग होती है और किस तरह से जो लाइसेंस जारी होते हैं उसकी क्या प्रक्रिया होती है। लेकिन एक बात ये फैक्ट है, जो भी अगर लाइसेंस, अगर वो चाहे, वो सोच रहा होगा बिना ट्रेनिंग के लाइसेंस मिल जाए, ऐसा कहीं भी संभव नहीं है। लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग अनिवार्य है, अगर ट्रेनिंग में वो फिट पाया जाता है तभी उसका लाइसेंस जारी होता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय। लखनऊ में एक बार फिर सियासी पोस्टर वॉर ने जोर पकड़ लिया है। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें उन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया गया है। यह पोस्टर भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी द्वारा लगवाया गया। पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से पोस्टर वार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 2027 से पहले जिस तरीके से भाजपा कार्यालय के सामने महामंत्री ने जिस तरीके से अखिलेश यादव के खिलाफ जो पोस्टर लगाया है, अमित त्रिपाठी हैं भाजपा युवा मोर्चा के, उन्होंने साफ तौर पर सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनको तंज कसते हुए ये पोस्टर लगाया। उसमें लिखा है, शर्म करो अखिलेश यादव, खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी की मौत पर दिखाए संवेदना, आतंकी हमले का शिकार हुए हिंदू शुभम त्रिवेदी के घर जाने क्यों खत्म हो गई भावना। फर्क साफ है, शायद आतंकियों से रिश्ता खास है, हिंदू से इतनी नफरत क्यों है, पूछता है हिंदू समाज। तो ये जो पोस्टर में जो लाइनें लिखी हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि जिस तरीके से पोस्टर में भाजपा ने तंज कसते हुए लिखा है और ये पोस्टर लगाया गया है भाजपा कार्यालय के सामने, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, वो बयानबाजी का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। अगर इससे पहले भी बात करी जाए तो अखिलेश यादव के कार्यालय के बाहर बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लगाया जाता है, फिर बीजेपी कार्यालय के सामने अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो पोस्टर की राजनीति है, जो पोस्टर का वॉर है, वो लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। मानव जीवन अमूल्य है और जो भी इसे खतरे में डालेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बातें उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त और वरिष्ठ IAS अधिकारी राजेश कुमार ने हॉर्नबिल टीवी को दिए और विशेष साक्षात्कार में कही। उन्होंने बताया कि विभाग पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, लेकिन जनता की जागरूकता भी उतनी ही ज़रूरी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि अगर उन्हें खाद्य मिलावट का संदेह हो तो वे इसकी जानकारी ज़रूर दें। उन्होंने यह भी कहा कि लोग कुछ प्राथमिक जांच स्वयं भी कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। राजेश कुमार ने अपने संवाद के दौरान हॉर्नबिल टीवी के साथ कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। आइए सुनते हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ा बदलाव आया है, जिस तरह दुकानों में लोग जिस तरह से मिलावट करते थे, तमाम तरह की शिकायतें थी, लेकिन अब बड़ा बदलाव आया है। एक डर बना हुआ है कि अगर कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो विभाग आकर कोई ना कोई वो सैंपलिंग लेगा, उसके बाद उन्हें किसी ना किसी जो है पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। आखिर कैसे संभव हो सका?
देखिए, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन जो विभाग है, इसका मुख्य कार्य है कि लोगों को औषधि और खाद्य पदार्थ सुरक्षित और मानक के अनुरूप मिले। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें प्रत्येक नागरिक को एथिकल होना चाहिए, उसको नैतिक होना चाहिए, उसको स्वयं ये सोचना चाहिए कि हम कोई मिलावट न करें, कोई इस तरह की चीज़ न दें जो समाज के लिए, क्योंकि सबके बच्चे हैं, परिवार है, सब लोग खा रहे हैं, सब उसके स्टेक होल्डर हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है, जो भी इसमें लगे हुए हैं, कि मिलावट को जहाँ भी अगर प्रकाश में आए तो उसको बताएं, जो मिलावट कर रहे हैं वो मिलावट न करें। इसके बाद ये तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने किया है कि प्रत्येक दुकान पर जितने भी हमारे अभी आप कुछ दिखा रहे हैं तो वो किस तरह से हम दिखाएंगे? 10 लाख के करीब हम लोगों के रजिस्टर्ड और लाइसेंसी कुल मिलाकर के एफबीओस हैं, जो विक्रेता है, मैन्युफैक्चरर्स हैं। उन लोगों से हमने ये कंपलसरी किया है कि वो अपनी दुकान पर डिस्प्ले करेंगे कि जनता फीडबैक दे। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसकी भी फीडबैक हमारे पास आएगी, और अगर कोई उसमें घटिया या अधोमानक चीज़ें हैं तो उसकी भी आएगी। तो फीडबैक से अच्छे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, और जो खराब लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो प्रत्येक दुकान पर क्यूआर कोड लगा रहेगा, उस क्यूआर कोड को लोग डाउनलोड कर लें, और उस क्यूआर कोड फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप है, जो प्ले स्टोर पर भी है और सभी तरह के मोबाइल के लिए उपलब्ध है। तो उससे वो डायरेक्ट आप फीडबैक दे सकते हैं, कहीं भी अगर कुछ खा रहे हैं, अच्छा है वो भी बता सकते हैं, ख़राब है वो भी बता सकते हैं। तो वो हमारे पास सीधे आ जाएगा, फिर हम लोग उसमें जो भी सैंपलिंग की या जांच की जो भी कार्रवाई होगी, कार्रवाई करेंगे। सर एक बड़ा एक सवाल है, जैसे कि हमारे एक डॉक्टर थे, वो बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आने वाला समय बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, 10 में 7 लोग कैंसर के पीड़ित होंगे, और इसकी वजह बताइए खान पान। ये सिचुएशन ना है, इसको लेकर कुछ क्या मानना है कि ये स्थिति क्यों आ सकती है? नहीं, इसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को खुद भी उसको नैतिक सुधार करना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि जो भी हमारे मैकेनिज्म हैं इन्फोर्समेंट के, वो भी हमें सुदृढ़ करने पड़ेंगे। तो उसको सुदृढ़ किया जा रहा है। जनता की फीडबैक उसमें बहुत ज़रूरी है। हर दुकान पर आप न तो इंस्पेक्टर खड़ा कर सकते हो, और ना हर दुकान को रोज़ आप चेक कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि जिससे कि स्वयं लोग जो है शुद्ध खाना बनाएं, शुद्ध खाना खाएं, और इसकी जानकारी कहीं भी अगर अशुद्धता हो या कोई भी अधोमानक हो या घटिया हो, उसकी तत्काल जानकारी दें। तो इसके लिए व्यवस्था की गई है। दूसरा व्यवस्था ये की गई है कि जो भी सैंपलिंग होगी वो बिल्कुल गोपनीय ढंग से उसकी जांच होगी, उसका कोई ब्रांड या वो लैब में नहीं जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा कौन सैंपल कहाँ का है। वो क्यूआर कोड सिस्टम से उसकी कोडिंग करके चेकिंग की जा रही है। तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। अभी हाल में देखा होगा कि अभी हम लोगों ने 48 कुंटल पनीर आगरा में नष्ट कराया, 10 कुंटल छेने अभी नष्ट कराए, अभी 68 कुंटल हल्दी जो है जिसमें लेड क्रोमियम मिला हुआ था, उसको नष्ट अभी उसके सैंपल लिए गए और उसकी कार्रवाई चल रही है उसके खिलाफ। इस तरह से बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसी तरह दवाइयों में ऑक्सीटोसन की बड़ी कार्रवाई हुई, और जितने भी आपके कोडीन में लोग लगे हुए थे उन पर काफ़ी अंकुश लगाया गया है। अब इन्फोर्समेंट कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अभी लखनऊ में कुर्सी रोड पर बहुत बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें वो जो है इस तरह के अनैतिक प्रैक्टिसेस का काम करके दवाइयाँ बना रहे थे। तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और हम लोग इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन इसमें जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जनता अगर पूरा सहयोग करेगी, हम लोगों को फीडबैक देगी, तो निश्चित रूप से इसमें सुधार आएगा, और काफ़ी सुधार की इसमें गुंजाइश है, और निश्चित रूप से सुधार हो जाएगा। सर जिस तरह शहरीकरण हो रहा है, क्या मानना आप लगता नहीं विभाग के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि शहरों में तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपकी टीम बहुत कार्रवाई भी हो रही, इंटीरियर में भी हो रही, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ तक टीम नहीं पहुँच पाती है, तो उसके लिए कोई खास व्यवस्था करेंगे? जैसे अभी कह रहे थे, लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए, विभागीय स्तर पर क्या होना चाहिए जो दूर दराज के इलाके हैं? नहीं, हर जगह पर हम लोगों ने ये जो व्यवस्था लागू क्यूआर कोड हर दुकान पर जो लगवाया है, वो चाहे देहात हो, चाहे शहरी हो, चाहे रिमोट हो, हर जगह लगवाया है। सारे लोगों के लिए कंपलसरी किया गया है। और रजिस्ट्रेशन जो लोग अभी रजिस्टर्ड नहीं हैं, रजिस्ट्रेशन फ्री है। अगर स्ट्रीट वेंडर हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, उसका कोई शुल्क नहीं लगता है। तो उसका भी अभियान चला करके अभी हमारे 10 लाख रजिस्टर्ड लोग हैं। इसको हम लोग 15 लाख करने का टारगेट है। 15 लाख जब सारे लोग उसमें कवर हो जाएंगे, तो थोड़ा लोग नैतिक रूप से भी जो है उनको वो मिलेगा कि हम इस तरह का कोई भी दुस्साहस न करें, कहीं कोई न्यायिक कार्रवाई में या दंडात्मक कार्रवाई में फंसे। सर बहुत सही बात बताई कि लोगों को इस तरह की दिक्कत ना हो, दंडात्मक कार्रवाई ना हो, इसलिए मैंने आप खुद लोगों को बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, जो लोग ऐसा करते हैं, एक सख्त लहजे में क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे लोगों के, कि अगर वो सेहत से खिलवाड़ करेंगे तो उनके लिए क्या पनिशमेंट हो सकता है?
कि कानून में बहुत सख्त प्रावधान है। 10 साल तक की सज़ा है, आजीवन कारावास हो रहा है अगर कोई भी मिलावट या स्वास्थ्य के हानिकारक चीज़ें मिलाएंगे तो, और 10 साल की सज़ा बहुत होती है। कोई भी बिजनेसमैन या कोई निर्माता ये नहीं चाहता है कि मैं कोई बिजनेस करूं तो जेल जाने के लिए करूं। तो ये तो सबको नैतिक रूप से जो है सुधार करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही मिलावटखोर हैं। हम 50% से 80% तक लोग जो है अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छा खाना देना चाहते हैं, अच्छी खाद्य पदार्थ, अच्छी दवाइयाँ देना चाहते हैं। 2-4% लोग हैं, तो हमें उम्मीद है कि इसमें निश्चित रूप से सुधार आएगा। आप राजेश कुमार जी हैं, जिनका साफ कहना है, लोगों से अपील की, खासतौर से जो दुकानदार हैं, मानव जीवन से खिलवाड़ ना करें, और अगर कुछ लोग हैं भी, उनका मानना है कि वो भी जल्द ही इम्प्रूव हो जाएगा, सुधार हो जाएगा उनमें। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर जारी है। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तानी झंडे को रौंदा और भारत सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील भी की। भाइयों, जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म पूछ करके हिंदुओं को चुन चुन के मारा है, जिनकी शादी 2 महीने 6 दिन की हुई थी, उसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं और हम आह्वान करते हैं कि हमारा हिंदू समाज पूरे जिहादियों के इको तंत्र को उनकी आर्थिक चोट पहुंचाने का कार्य विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया जाएगा। और हम देश के सभी हिंदुओं से आह्वान करते हैं कि वो जिहादियों को उनको आर्थिक चोट देने की प्रक्रिया आज से चालू कर दें। और मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दे कि जिससे पाकिस्तान के आतंकवादी कभी भी हिंदुओं की तरफ गलत निगाह उठा करके ना देख सके। यही मैं कहना चाहता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत माता की जय। मैं पंकज तिवारी, विश्व हिंदू परिषद लखनऊ पश्चिम का जिला मंत्री। ये पुष्पेन जी हमारे हैं, लखनऊ उत्तर के जिला संगठन मंत्री। हम लोग भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान जिसने जिस तरह से साजिश करके हमारे हिंदू भाइयों को मारा है, हमारे हिंदू भाइयों का धर्म पूछ करके उनको चुन चुन करके मारा गया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भारत सरकार तो कूटनीतिक तरीके से कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और पीओके में, बालाकोट में जिस तरह से आतंकवादी कैंप हैं उनको नष्ट किया जाए। जो स्लीपर सेल के लोग हैं, लोकल एरिया में कश्मीर में रह रहे हैं, उनको पकड़ करके उनको सजा दी जाए, जिससे भविष्य में वो दोबारा ऐसी हरकत न कर सके। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन इस घटना से ये स्पष्ट हो गया कि आतंकवाद का धर्म मुस्लिम ही है और कोई धर्म नहीं है। उन्होंने जिस तरह से चुन चुन करके मारा है, जिस तरह से कलमा पढ़वाया है। एक दीपांकर भट्टाचार्य प्रोफेसर कलकत्ता के थे, उन्होंने कलमा पढ़ा तब उनको छोड़ा। तो क्या ये स्थिति आ गई है, विडंबना हो गई है हिंदुओं की कि उनको कलमा पढ़ना पड़ेगा, उनको मरना पड़ेगा? हिंदू देश का जाग गया है। हिंदुओं ने अब ठान लिया है कि इस तरह प्रवृत्ति के लोगों को हम लोग उनकी जहन्नुम पहुंचाने का काम करें, उनको उसी स्थिति में पहुंचाने का काम करें जैसी उसकी मानसिकता है। मैंने फिर पहले भी कहा कि 100% मुसलमान उस तरह का नहीं है। जो मुस्लिम उस मानसिकता के हैं, जिहादी प्रवृत्ति के हैं, उन लोगों को उनकी स्थिति में पहुंचाने का काम संगठन करेगा, हिंदू समाज करेगा। ऐसे लोगों को हम लोग मारने का भी काम करेंगे, आर्थिक बहिष्कार भी करेंगे और उनको उसी जगह पहुंचाने का कार्य करेंगे। विपक्ष के नेता देश हित में बात कर रहे हैं। अभी जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें विपक्ष के नेताओं ने यही कहा है कि आपने जो रक्षा सामग्री एकत्रित की है, जो राफेल और अन्य जो है उपकरण इकट्ठा किए, उनको कब प्रयोग करेंगे? हमारा भी यही कहना है भारत सरकार से, अब प्रयोग करने का समय आ गया है। 2019 में जिस तरह से उरी में अटैक करके केवल कैंप नष्ट किए गए थे, आज स्थिति ये है कि उनको पाकिस्तान के ऊपर हमला करके पाकिस्तान को जवाब देने का कार्य करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।